हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के विषय में जानेंगे कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का क्या कारण है। और आज हम ये भी जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों पर। और आज हम ये भी जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का क्या तरीका है, उस पर हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि इस देश में वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहे थे, क्या प्रभाव पड़ा हमारी ग्लोबल वार्मिंग पर। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग पर। इसे हम और अन्य नामों से भी जान सकते हैं, वैश्विक तापन या फिर ग्रीन हाउस गैस। पृथ्वी का लगातार गर्म होना ही वैश्विक तापन कहलाता है। वैश्विक तापमान के बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी का लगातार गर्म होना, अर्थात पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना। सामान्यतः इसे हम जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जान सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि होना, और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तनों से आशय है कि जलवायु परिवर्तन में बदलाव होना। और इस बदलाव में सबसे अधिक जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसें। आइए अब हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों के विषय में कि क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग सामान्यतः ठंड वाले इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक ठंड के कारण खराब हो जाती हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के बने एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैसों को भर दिया जाता है। यह गैस सूर्य से आने वाली गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और यह बाहर नहीं जाने देती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ भी होती है। आइए पृथ्वी की इस प्रक्रिया के विषय में जानते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जब अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है, तब यह रेज अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तथा कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और इस प्रोसेस में कुछ रेज अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तथा कुछ रेज रिलीज हो जाती हैं, और इनमें से जो भाग अर्थ के सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होकर जाने की इस प्रक्रिया में कुछ गैसें मीथेन, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल की एक लेयर जैसा बना लेती हैं और रिलीज की हुई हीट को वापस जाने नहीं देती है और वापस उस हीट को अर्थ की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर ये लेयर ना हो तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, लो होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जिसके लिए क्या होगा, हमारा जीवन यापन करना भी असंभव हो जाएगा। पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा, वो भी जम जाएगा। नदियां भी जम जाएंगी, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगा। ये जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का मूल कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैस के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने सन 1824 ईस्वी में बताया था कि ग्रीन हाउस गैसें इन 5 गैसों के कारण ही बढ़ती हैं। इसमें से फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड और फोर्थ है फ्लोरिनेटेड गैस और फिफ्थ है जल वाष्प। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारे जीवन में ना हो तो पृथ्वी का जो तापमान है वर्तमान से काफी कम हो जाएगा। पृथ्वी का जो तापमान है, औसत तापमान है, वो 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो कि बढ़ करके -18 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर जीवन यापन करना असंभव हो जाएगा और यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा और जितनी भी नदियां हैं वो सब बर्फ में परिवर्तित हो जाएंगी और तालाब कुएं सब बर्फ में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों का
के ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं, गैसों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम जीवित प्राणी अपने साथ के साथ उत्सर्जित करते हैं। पिछले कई वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों का कहना है कि CO2 गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और CO2 गैसों की मात्रा बढ़ने के लिए इसके लिए कई देश जिम्मेदार हैं, जिसके लिए सबसे सबसे ज्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन करता है उसके लिए वो है चीन, जो 30% कार्बन का उत्सर्जन सिर्फ चीन के द्वारा होता है। और जिसमें से सबसे कम उत्सर्जन होता है वो है भारत, सिर्फ 7% कार्बन का उत्सर्जन भारत के द्वारा होता है। ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिकों का मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर जो हो रहे तापमान वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन उत्सर्जन, जो मानव की गतिविधियों के द्वारा जनित है। आइए जानते हैं ये सब जो देश कार्बन का उत्सर्जन करते हैं किस प्रकार करते हैं। इसमें पावर स्टेशन से 21.3% कार्बन का उत्सर्जन होता है, इंडस्ट्रीज से होता है 16.8% और यातायात और गाड़ियों से 14%, खेती किसानी उत्पादों से 12.5%, जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से 11.3%, रिहायशी क्षेत्रों से 10.33%, बायोमास के जलाने से 10% और कचरा जलाने से 3.54% कार्बन का उत्सर्जन होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के मुख्य कारणों के विषय में, जिनमें से हमने पढ़ा है अभी गैसों की मात्रा में निरंतर वृद्धि और कार्बन की मात्रा में वृद्धि के विषय में। अब हम पढ़ते हैं वृक्षों की कटाई के विषय में। जिस प्रकार से वृक्ष कट रहे हैं, वृक्षों की कटाई हो रही है और जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा वातावरण है, ये इसका संतुलन जो है बिगड़ जाएगा अगर इसी प्रकार वृक्षों की कटाई होती गई, क्योंकि जितने भी देश हैं वो सिर्फ कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे और वृक्षों का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में जाकर हमारे ग्लोबल वार्मिंग को काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारा पर्यावरण भी संतुलन रहता है। और हम अगला पढ़ते हैं उद्योग और परिवहन के अंधाधुंध धुआं निकलना। औद्योगिक निर्माण से उत्पन्न हुए हानिकारक धुओं का चिमनियों द्वारा निकलकर वायुमंडल में पहुंचकर हमारे पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के दो कारण हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। और प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो वो लावा निकलती है, लावा निकलने से लावा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं ये काफी मात्रा में निकलती है। इससे ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने में काफी प्रभाव डालती हैं और ये मनुष्य और जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर काफी दुष्प्रभाव डालती हैं। आइए हम जानते हैं जब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी तब जलवायु कंडीशन में किस प्रकार बदलाव होगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मानव पर और पृथ्वी पर। तब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर औसत तापमान में वृद्धि होगी तो हमारे जलवायु कंडीशन में भी बदलाव होगा और उस परिवर्तन के दौरान जिन क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं उन क्षेत्रों में बाढ़ आएंगी और चक्रवात बार बार आएंगे। जो अनहोनी आपदा संबंधित घटनाएं होती हैं वो घटित होंगी और जो कृषि वाले क्षेत्र हैं वो क्षेत्र बंजर हो जाएंगे। बंजर वाले क्षेत्रों में बाढ़ बार बार आएंगी और इसी प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। कहीं वर्षा अधिक होगी तो कहीं वर्षा होगी ही नहीं या फिर कम होगी। और ग्लेशियर का पिघलना, जो चट्टानों पर पहाड़ों पर हिमखंडों के रूप में स्थित हैं, जहां पर नदियां बहती हैं, वो ग्लेशियर तेजी से पिघलने के कारण जिन नदियों में जाएगा, मतलब अगर हमारा जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर एकदम तेजी से पिघलने लगेंगे तो जिन क्षेत्रों में वो जाएगा, पिघल कर जिन क्षेत्रों में जाएगा उन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदा
लाएंगे और वहाँ जल की मात्रा है समुद्र में पहुंच जाएगी। वो जो जल है वो समुद्र में जाकर पहुंच जाएगा और वह समुद्र की सतह को ऊपर उठा देंगी और समुद्र के तल में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के आसपास रहने वाले पलायन का सामना करना पड़ेगा और अच्छी खासी उपजाऊ जमीन समुद्र के नीचे आ जाएंगी और कुछ द्वीप भी इसके नीचे आ जाएंगे। आइए जानते हैं जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा मनुष्यों पर। तापमान की इस वृद्धि में विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे। पेड़ पौधों में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सागर के आसपास रहने वाले लोगों को आबादी का सामना करना पड़ेगा और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जल स्तर के ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज्यादातर शहरों पर। इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। लोगों को पलायन का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु की कंडीशन में बदलाव का सिलसिला इसी तरह अगर जारी रहा तो कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से ये जानलेवा साबित हो सकती है और लोग रोग ग्रसित हो सकते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो बीमारियां पुरानी होती हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है और विभिन्न प्रकार से यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। और दूसरा पढ़ते हैं हम, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन में बदलाव होगा कृषि व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और जहां धान की खेती होती है वहां बारिश होना बंद हो जाएंगी और इसी प्रकार कृषि भी बर्बाद हो जाएगा। जब धान को पानी ही नहीं मिलेगा तो ये वह उगेगी ही नहीं। तो फिर इसी प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और इस कारण में भुखमरी और गरीबी की स्थिति पैदा होगी। आवास की समस्या होगी। जब समुद्र क्षेत्र समुद्र से निकलकर यह स्थलीय क्षेत्रों में आ जाएंगी तो आवास की समस्या होगी। जलवायु में होने वाले इस जलीय क्षेत्र स्थलीय क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे तो बाढ़ जैसी भी आपदा आ सकती है और लोगों को रहने के लिए आवास की समस्या होगी। लोग सूखा से प्रभावित भी हो सकते हैं। थर्ड है सूखा। अगर जलवायु कंडीशन में बदलाव होगा तो जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है वहां सूखा पड़ जाएगा और सूखा पड़ जाने पर सूखा जहां पर पड़ जाएगा तो सूखा पड़ने से क्या होगा, भुखमरी की स्थिति आ सकती है और गरीबी की स्थिति भी आ सकती है। जब धान वगैरह फसलें होंगी ही नहीं तो वहां पर भूखा की स्थिति आ सकती है और अगर जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ा है वहां पर बाढ़ आ जाए तो भी ये काफी नुकसानदायक साबित होंगी। अगर हम मानव की बात करें, उनके रहने से लेके उनके भोजन से लेके हर चीज की व्यवस्था जो होती है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे काफी इफेक्ट डालती है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का तरीका हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोकें। इसमें से सबसे मुख्य है कि हमें कार्बन के उत्सर्जन को रोकना होगा और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना होगा, प्रदूषण रोकने के नियंत्रण करना होगा और स्वच्छता अभियान चलाना होगा और जंगली क्षेत्रों को संरक्षण देना होगा और हमें जो नई ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। हमें अनावश्यक रूप से लाइट, बिजली इन्हें बंद करना होगा। आवश्यकता से अधिक हमें इसे उपयोग ही नहीं करना है और हमें जल का संरक्षण करना होगा और कोयले व ईंधन के उपयोग को हमें कम करना चाहिए। इसके कम करने से मीथेन गैस भी कम मात्रा में निकलेगी और कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोकना होगा। इसके लिए फ्रीज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों के इस्तेमाल को रोकना होगा जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होगा तो ये हमारे इन्वायरमेंट को काफी नुकसान प्रभावित करेगा। सन 1888 में जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय दल का गठन किया गया था। सन 2007 में इस अंतरशासकीय दल और अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आईपीसी की वस्तुतः एक ऐसा अंतरशासकीय वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी सामाजिक और आर्थिक जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उनके विश्लेषण करती हैं। आईपीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का 90%
योगदान जो है वो मानव जनित कार्बन के उत्सर्जन का है। तो इसलिए हमें कार्बन के उत्सर्जन को रोकना होगा और अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना होगा। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें वर्तमान में पर्यावरण में हो रहे तापमान वृद्धि के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। जबकि प्रो आर राव अपने शोध के आधार पर कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का योगदान तो सिर्फ कॉस्मिक रेडिएशन का है। भारतीय एजेंसी द्वारा इसरो के पूर्व चेयरमैन और भारतीयविद प्रो आर राव अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आपतित हो रहे कॉस्मिक रेडिएशन का सीधा संबंध सौर की क्रियाशीलता से है। अगर सूरज की क्रियाशीलता बढ़ती है तो ब्रह्मांड में आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन निचले स्तर के बादलों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। मतलब कि निचले स्तर के बाद सूरज से आने वाली विकिरणों का परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण से पृथ्वी पर सूरज से आने वाले विकिरण के साथ आई गर्मी परावर्तित होकर ब्रह्मांड में वापस चली जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जो हमारे देश में लॉकडाउन चल रहे थे, इससे काफी प्रभाव पड़ा है हमारे ग्लोबल वार्मिंग को। इससे जितनी भी जहरीली गैसें हमारे वायुमंडल में घूम रही थी, वो सारी की सारी उस सब की मात्रा कम हो गई हैं और इसकी मात्रा कम होने से हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें जिम्मेदार थी, वो जैसे ग्लेशियर का जो पिघलना था वो काफी फायदेमंद में साबित हुआ है और गंगा का पानी काफी साफ हो गया है और जितने भी प्रदूषण थे वो काफी मात्रा में कम हो गए हैं। इससे हमें बहुत ही प्रभाव पड़ा है।